नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। भारत देश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है, चाहे वो यूपी हो, असम हो या फिर बंगाल। सभी जगह चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं अभी हाल ही में दिल्ली में हुए एमसीडी उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और चुनाव में आप ने बाजी मारी है। वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए आपको भी हम ले चलते हैं इस चुनावी माहौल के सफर में। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं, हो गया काम, जय श्री राम। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, रोहिणी और शालीमार बाग की सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हुई, तो वहीं चौहान बांगर की सीट पर कांग्रेस ने परचम लहराया। जिन वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उनमें कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी अनुसूचित जाति वोटरों से प्रभावित है। शालीमार बाग में झुग्गी से संबंधित वोटर ज्यादा है, जबकि रोहिणी की वार्ड में अनधिकृत कॉलोनी के वोटरों ने अपनी पसंद आम आदमी पार्टी में दिखाई। आपको बड़ा झटका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चौहान बांगर सीट पर मिला है। आपकी इस जीत पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, एमसीडी उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बधाई। बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब दुखी हो चुकी है। अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। एमसीडी उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। नगर निगम के 5 वार्ड के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इसमें 50% से अधिक मतदान हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कल्याणपुरी में 59.19%, त्रिलोकपुरी में 55.95%, चौहान बांगर में 55.60%, रोहिणी सी में 44.58%, शालीमार बाग वार्ड में 43.23% मतदान हुआ। इन 5 वार्डों में 50.86% मतदान हुआ। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। थोड़ा साफ किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि एमसीडी के 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहां भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का टीका ले लिया है। वहीं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण में सरकार ने अब कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में जनता को बड़ी राहत दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरआर अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली है। अब उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स, प्रशासन को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद कहा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था।
देश भर में कोविड-19 टीके की अब तक 1.54 करोड़ खुराक लाभार्थियों को दी गई है। वहीं सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए वक्त की बंदिश खत्म कर दी है। जनता दिन हो या रात किसी भी वक्त निजी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवा सकती है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अखबार की एक कटिंग शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता खत्म कर दी है। देश के नागरिक अब 24 घंटे अपनी सुविधा अनुसार टीका लगवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारकों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद फारूक के अनुच्छेद 370 को लेकर कुछ बयान दिए थे। याचिका में फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर रजत शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही काम किया है। उनके खिलाफ गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला की संसद सदस्यता भी रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से न सिर्फ याचिका को खारिज किया गया, बल्कि रजत शर्मा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच रस्साकशी जारी है। वहीं करीब 3 महीनों से आंदोलन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को रद्द और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। क्या है ये नई रणनीति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में बहुमत की सरकार बनाई जाए। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि हमारे मोर्चा की ओर से चुनावी राज्यों में टीम भेजी जाएगी। किसान मोर्चा के नेता बलबीर राजेवाला ने कहा कि टीम के सदस्य किसी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे, लेकिन लोगों के बीच जाकर यह समझाएंगे कि वैसे उम्मीदवारों को वोट करें जो बीजेपी को हरा सके। टीम के सदस्य लोगों को यह समझाएंगे कि किसानों के प्रति मोदी सरकार का क्या रुख है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान 6 मार्च को सुबह 11 बजे से केएमपी एक्सप्रेस वे को 5 घंटे के लिए बाधित करेंगे। किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी एक्सप्रेस वे पर अलग अलग जगहों पर सड़क बंद करेंगे। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि किसान मोर्चा की ओर से 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की ओर से एक रैली को संबोधित किया जाएगा और इसके बाद किसान नेता सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ किसानों की चिट्ठी लेकर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग एक्शन ले रहा है। मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इस कड़ी में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। अब इन दिग्गज लोगों के घर पर आयकर विभाग क्यों पहुंचे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के यहां इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तापसी और अनुराग की प्रॉपर्टीज को चेक किया है। बता दें कि टैक्स चोरी को लेकर मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, जिनमें इन सेलिब्रिटीज के घर और दफ्तर भी शामिल हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। इस कंपनी की शुरुआत अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मांटेना ने की। इसके अलावा मधु मांटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं और दोनों एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुके हैं। तापसी पन्नू अक्सर सोशल मीडिया में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। वहीं अनुराग कश्यप पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने शारीरिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे, जिसकी जांच चल रही है। फिल्मों की बात करें तो अनुराग ने हाल ही में तापसी के साथ दोबारा फिल्म का ऐलान किया था। इससे पहले दोनों मनमर्जियां कर चुके हैं। खैर, माना जा रहा है कि इस छापेमारी में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस मामले में और खुलासे होना अभी बाकी है। ये हम है और ये हमारी पावरी हो रही है। पाकिस्तानी लड़की का ये मीम इन दिनों लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अब ये मीम सोशल मीडिया से निकलकर चुनावी रैलियों में भी पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के आनंदपुरी में रैली संबोधित करने के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी स्टाइल में बंगाल में परिवर्तन लाने का वादा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया से निकलकर पावरी हो रही है ट्रेंड अब बंगाल के चुनाव तक भी पहुंच गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के आनंदपुरी में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, ये बंगाल की प्रमोदित जनता है, ये हम सब है और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और बीजेपी के कई नेताओं ने ये वीडियो शेयर किया है। नड्डा ने सोच समझकर इस ट्रेंड का इस्तेमाल किया, ये तो पता नहीं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है। उनके इस क्लिप को ट्रेंड में चल रहे पावरी से जोड़ते हुए वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी की पावरी हो रही है।
बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ऐसा एक वीडियो ट्वीट किया। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता की ओर से ट्वीट किए गए इस वीडियो को टीएमसी की उस पोस्ट का जवाब माना जा रहा है जिसमें उसने बीजेपी की एक सभा में खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा था। टीएमसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से 21 फरवरी को एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें मंच पर बीजेपी के नेता नजर आते हैं लेकिन सामने रखी कुर्सियां खाली होती हैं और सिर्फ एक शख्स ही बैठा नजर आता है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए टीएमसी ने लिखा था, यह बंगाल बीजेपी है, यहाँ उनकी जनसभा है और यहाँ इनकी पावरी हो रही है। टीएमसी की यह पोस्ट काफी चर्चा में रही। हालांकि टीएमसी की ओर से शेयर की गई तस्वीर सभा के दौरान की नहीं थी बल्कि शुरू होने के पहले की थी। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता ने जेपी नड्डा के भाषण को पावरी से जोड़ते हुए एक तरह से टीएमसी को ही जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए ममता बनर्जी को घेरने जुटी बीजेपी एक के बाद एक नए अभियान शुरू कर रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद अब बीजेपी ने लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की है। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद थे। लोको सोनार बांग्ला योजना के तहत बीजेपी 3 से 20 मार्च तक बक्सों के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करेगी जो पूरे बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे सिर्फ बीजेपी ही इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है। इससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टियों ने वायरल वीडियो का यूज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। तो बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है, ऐसा कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।